हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और OneExam.in के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज ये वीडियो स्पेशली RCDF अपना एग्ज़ाम है 10 दिन के बाद, 7-8 दिन बचे हैं, हालांकि 10 दिन भी ये भी बचे नहीं हैं इसके अंदर। तो उसके बारे में मैं क्विकली कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैंने हालांकि इसके ऊपर 2 वीडियोज़ और बनाए थे, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप एक तो RTPP और उससे जुड़े टेंडरिंग के प्रोविज़न के ऊपर, और दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो था। तो हालांकि उसमें अगर आप देखना रह गया तो आप उसको ज़रूर देखें। अब उसी के अंदर टेंडरिंग के अंदर कुछ अमेंडमेंट है बेसिकली जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो मुझे लगा कि नोट्स के अंदर तो हालांकि ये चीज़ें कवर्ड है, लेकिन अलग से मुझे बतानी चाहिए क्योंकि ये स्पेशल चीज़ें हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि टेंडरिंग और इन सब चीज़ों के अंदर मैं लास्ट 2 से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल से ज़्यादा यूँ कहूँगा, मैं इसी चीज़ के अंदर लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को मैंने अनुभव किया है, देखा है। तो मुझे लगता है मैं इसको आपको बेटर समझा पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, छोटा सा है लेकिन चीज़ बड़े काम की है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो अभी एग्ज़ाम है RCDF का, उसका कोर्स अपना अवेलेबल है OneExam.in ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या वेबसाइट के ऊपर भी जाके ले सकते हो। उसके अंदर एक तो जो सारे नोट्स है अपने कॉमर्स के 80 मार्क्स के लिए, वो सारे कवर्ड है। उनके ऊपर प्रैक्टिस MCQ है। तो अगर आप 10 दिन भी देते हैं, 8 दिन देते हैं, 1 वीक देते हैं अगला, तो उसको एक बार क्विकली पढ़ सकते हो। 499 का कोर्स है। उसके अलावा आप JUNL की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट या AO की, तो उसके भी कोर्सेज जो है हमने 50% 40% उसके अंदर डिस्काउंट करके प्राइजेस को कम कर दिया, जिसके अंदर आपके नोट्स, प्रैक्टिस MCQ, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन के लिए नोट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल, जहां आपको हेल्प मिल सके हमने हमारी तरफ से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई है। अब कुछ चीज़ों में इशू रहता है, जैसे लैंग्वेज का इशू रहता है, कई हिंदी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती, हिंदी की समझ नहीं आती, या कुछ इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत आती है, या जैसे एक पार्ट B की टेस्ट सीरीज़ है, वो हमने हिंदी और इंग्लिश जैसा मिला क्योंकि हम सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो पार्ट B की टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी हमने जैसे तैसे करके कंप्लीट किया, 10 टेस्ट को 199 नॉमिनल कॉस्ट पे उसको। तो इन चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है इनसे आपको हेल्प मिल सकती है तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी फ्री कंटेंट जो है आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट अगर आप विजिट करोगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और हर सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। एक तो अभी नई है, एक उससे पुरानी और प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको हेल्प चाहिए, चाहे RCDF का, कॉस्टिंग का, बजट, FM टैक्स, जहां चाहिए सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा अपना है अभी का कि मैं आपको एक बार सिलेबस के ऊपर नज़र डालना चाहता हूँ। आप देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हो, नोट्स दिए हुए हैं। उसी के अंदर वेंडर मैनेजमेंट आ जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है। आप चाहो तो मैं इसको क्विकली बता भी सकता हूँ। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली हमने कहा था सप्लाई चेन के अंदर बिल्कुल एंड कंज्यूमर से लेके मैन्युफैक्चरर, ये एक चेन होती है कि भाई मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, होलसेलर के पास गए, रिटेलर के पास गए, और कंज्यूमर जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वहाँ तक पहुँचे। एक तो ये चेन, इसको बोलते हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, बनाया और यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करके पहुँचा दिया। अब अगर हम बैकवर्ड जाते हैं, मैन्युफैक्चरर अलग अलग जगह से सोर्सिंग करके रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, कहीं से बाहर से चाइना से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो ये अगर पूरी चेन अपन मिलाते हैं सप्लायर से लेके कंज्यूमर तक, इसको बोलते हैं अपन सप्लाई चेन, ठीक है। तो इसी के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि हम जिन जिन वेंडर से सामान परचेज कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनकी ग्रेडिंग करना, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन करना कि कौन कितने समय में मटेरियल दे सकता है, कौन कितना उधार दे सकता है, क्या क्रेडिट पीरियड है, किसका क्वालिटी कैसी है, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ये वेंडर मैनेजमेंट होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। सुनना ध्यान से, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। VMI शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं, आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। VMI का मतलब होता है वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज मान लो मैं बात करूं, मैं जहां काम कर रहा हूं वहीं का, मैं अगर डिस्कॉम हूं, बिजली घर हूं, मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए कि हमें पोल चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, इसके अलावा अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए। कहाँ चाहिए? फील्ड के अंदर अलग अलग जो ऑफिसेज है अपने वहाँ पे चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर वहाँ आता है और अपने कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसको इतने पोल ट्रांसफार्मर उसको इशू करने पड़ते हैं। अब एक तो तरीका होता है कि डिस्कॉम क्या करे, इतना सारा मटेरियल परचेज करके अलग अलग जगह स्टोर करके रखे, तो स्टोरेज कॉस्ट प्लस जो मटेरियल की कॉस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट,
अब कब आएगा कंज्यूमर, उसका इंतजार कर, साल हो गया, 2 साल हो गया, मटेरियल ख़राब भी हो सकता है, आग लग सकती है। तो इतना सारा रिस्क लेने की बजाय फिर ज़रूरत पड़ी कि इसकी इन्वेंट्री को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी। तो कॉन्सेप्ट आया क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कि भाई आप ABC सिस्टम आप जिसको बोलते हैं, EOQ इन्वेंट्री, इस तरीके से ऑर्डर करने की कम से कम कॉस्ट लगे, होल्डिंग कॉस्ट कम लगे। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट ईजाद हुए, आप जानते होंगे, कॉस्टिंग में पढ़ते भी होंगे मटेरियल चैप्टर के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात? उसी के संदर्भ में सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है VMI, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। क्या होती है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री? कि जहां डिस्कॉम जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट वेंडर से ही इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। मतलब जैसे डिस्कॉम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 पोल मैन्युफैक्चरर के साथ, 10 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के साथ, कि हम जब भी आपको ऑर्डर देंगे आपको तुरंत क्या करना है, मटेरियल वहाँ पे सप्लाई करना है। अब मान लो अचानक जालोर से रिक्वायरमेंट आई कि इतने पोल चाहिए, तो डिस्कॉम खुद होल्ड नहीं कर रहा है पोल खरीद के, वो क्या करेगा, सीधा वेंडर को फ़ोन लगाएगा, उसको मैसेज देगा कि भाई ये इतने पोल की रिक्वायरमेंट आई है, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दीजिए। तो ये मैनेज करना पड़ता है कि उनको पहले से आपको ऑर्डर देके रहना पड़ेगा, उनको पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट इतना इतना बना के अपने पास रखिए। तो अपनी जो इन्वेंट्री है वो डायरेक्टली कौन मैनेज कर रहा है, अपने वेंडर्स मैनेज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री या VMI। ओके, तो इसी से जुड़ा हुआ ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेंडर मैनेजमेंट। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, इसी के जुड़ा एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अब आपको याद हो तो मैंने आपको जो वीडियो था उसके अंदर एक चीज़ बताई थी, क्या, टेंडरिंग, और उसका पूरा प्रोसेस बताया था। एक बार मैं क्विकली चाहता हूँ आप इसको देखें वापस पूरे प्रोसेस को शुरुआत से। क्या था प्रोसेस? तो सबसे पहले हमने कहा था कि मान लो ये अपनी कंपनी है JDVNL, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, JDVNL की। इसको क्या करना है, कुछ मटेरियल प्रोक्योर करना है, सामान परचेज करना है अपने लिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो डायरेक्ट परचेज तो कर नहीं सकते, कंपनी है, इसके बिहाफ पे इसके जो ऑफिसर्स हैं सीधा दुकान पे जाके भाव तोल कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है, आप बढ़ा चढ़ा के रेट पे ले सकते हो। तो टेंडरिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था कि टेंडर की प्रक्रिया होती है, उसके जरिए हम परचेज करते हैं। अब JDVNL क्या करेगा, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट तय करेगा। रिक्वायरमेंट मतलब मुझे सालाना कितने माल की ज़रूरत तो पड़ेगी। ओके, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या करेगा, जो ये आइटम्स रिक्वायरमेंट में तय किए उन सब के क्या तय करेगा, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब इनके फीचर्स, इनके गुण, किस किस तरह के आइटम चाहिए हमें। जैसे पोल चाहिए तो क्या वेट का होना चाहिए, कितनी लेंथ का होना चाहिए, कितनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर है तो 10 kVA का, 20 kVA का, 40 kVA का, 100 kVA का, या बड़ा मेगावाट का चाहिए। तो ये सारे आइटम्स के क्या तय किए जाएंगे, स्पेसिफिकेशन। ऐसा तो है नहीं कुछ भी मिला वो परचेज कर लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप, हम क्या करेंगे, बिड डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, बिड डॉक्यूमेंट। टेंडर का दूसरा नाम क्या होता है, बिड, यानी बोली। जो बोली लगाने का हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट तय करेंगे। ये बिड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है, बेसिकली कई सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो चीज़ होगी क्या, इसी टेंडर का स्पेसिफिकेशन होगा कि हमें किस तरह का आइटम चाहिए। फिर होगी कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी। क्या होती है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, या जिसको बोलते हैं PQR, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसे तो है नहीं कि हमने बड़ा टेंडर किया 100 करोड़ का, कोई भी मुंह उठा के आ गया, बोली लगा दी। तो हम पहले से कुछ क्वालिफिकेशन रखेंगे कि भाई कम से कम जिसको 10 साल का अनुभव हो, जिसका इतना टर्नओवर हो, उसका इतनी 5 सप्लाई हो, 5 में उसने इतने पोल बना रखे हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय करेंगे। तो उसको बोलते हैं PQR, वो भी लिखेंगे उसके अंदर। फिर एक होती है बिड सिक्योरिटी, मतलब कुछ पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा, 1%, 2%। ऐसे नहीं कि नॉन सीरियस बिडर, मतलब जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, ऐसे ही बोली लगा रहे हैं, वो लोग नहीं है, टेंडर की प्रक्रिया को खराब नहीं करे। उसने किसी ने 1 रुपया लगा दिया रेट, आधा रुपया लगा दिया, ऐसे करके टेंडर को खराब ना करें। तो सीरियस बिडर्स को लाने के लिए क्या किया, बिड सिक्योरिटी। फिर कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा होगा, जब मान लो किसी को मिल गया इसमें से एक फर्म को, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। मतलब कि भाई जो टेंडर मिला उसको वो पूरा परफॉर्म करेगा, पूरी सप्लाई करेगा टाइम टू टाइम। अगर नहीं करता है तो ये कुछ पैसे 5% हम जमा करवा के रखेंगे।
तो ये बिड डॉक्यूमेंट एक तैयार होता है। फिर इसके अंदर डिलीवरी का शेड्यूल दे रखा होता है, पेमेंट की टर्म्स दे रखी होती है, इस तरीके से सारी चीज़ होती है। ये बिड डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसके बाद चौथा स्टेप क्या आता है, इसको पब्लिश किया जाता है। इस बिड को क्या किया जाता है, टेंडर को पब्लिश किया जाता है। अब बड़ा टेंडर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो नेशनल न्यूज़पेपर और एक रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर। छोटा टेंडर है तो एक रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर प्लस एक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड के ऊपर, और एकदम छोटा टेंडर है तो अपने ऑफिस के ही नोटिस बोर्ड पे उसको चिपकाया जाएगा कि भाई जो भी इंटरेस्टेड बिडर्स है आ सकते हैं और बोली लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसको पब्लिश किया जाएगा। इसके अंदर साथ में एक टाइम लिमिट दी होगी कि भाई 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जैसा टेंडर की वैल्यू। अगर बड़ा टेंडर है तो आपको कम से कम 30 दिन देने पड़ेंगे। ये आरटीपीपी में लिखी हुई है टाइम लिमिट। पहला जो मैं बता रहा था ना, पब्लिश करना पड़ेगा उसको। आपको बातें समझ तो आ रही है? मैं एक बार रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ आपको ये चीज़, प्लस जो मैं मेन चीज़ बताना अमेंडमेंट चाह रहा हूँ वो इसी को पढ़ा के इसके अंदर ही वो है, इसलिए मैं ये पूरा समझाना पड़ रहा है मुझे। मैं डायरेक्टली वो नहीं बता सकता आपको, तो मैं क्विकली इसको पूरा करूँगा। आप बस मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं टेंडरिंग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये JDVNL जो टेंडर कर रही है उसने रिक्वायरमेंट तय की, आइटम उसके स्पेसिफिकेशन तय किए कि किस किस तरह के आइटम लेने हैं, फिर उसका बिड डॉक्यूमेंट तय किया। और बिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, PQR होगी, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कौन कौन आ सकता है, बिड सिक्योरिटी होगी, कुछ पैसे हम पहले निविदा राशि जमा करवाएंगे, फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगी, और उसके अलावा जो भी उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में दे रखी होगी। अब चौथा काम, इसको पब्लिश करना है। कहाँ पब्लिश करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट RTPP में आपको मिल जाएगी। एक टेबल मिलेगी कि भाई अगर बड़ा टेंडर है तो उसको यहाँ पब्लिश करना है, 2 अखबार में, 1 अखबार में, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तीसरा, टाइम लिमिट दे रखी होगी, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन मिनिमम देने पड़ेंगे कि भाई 30 दिन तक टेंडर ओपन रहेगा, लोग आ सकते हैं उसके ऊपर। ओके, अब ये टेंडर कहाँ फिल होगा, तो ये सारी टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है ई टेंडरिंग। क्या बोलते हैं इसको, ई टेंडरिंग। तो ई टेंडरिंग के अंदर कंपलसरी होता है एक तो इसको SPPP, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, SPPP, नाम समझ आया, SPPP यानी स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। एक तो वहाँ डालना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। एक होती है वेबसाइट किसकी, eProc.rajasthan.gov ऐसा कुछ करके वेबसाइट है। इन दोनों पे उसको क्या करना पड़ेगा, टेंडर को डालना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्टेड बिडर है उनको इस eProc की वेबसाइट पे आके अपना ऑनलाइन ही टेंडर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भरना पड़ेगा। अब उस टेंडर के अंदर एक तो सिंगल पार्ट टेंडर हो सकता है, एक 2 पार्ट टेंडर हो सकता है। सिंगल पार्ट में क्या होता है, जैसे कोई छोटा टेंडर है तो उसी एक ही टेंडर, मतलब एक ही लिफाफा बनता है, यूँ समझ ली। एक ही लिफाफे के अंदर उसने अपनी जो विशेषताएं वो भी बता दी, प्लस जो रेट वो कोट करना चाह रहा है उस आइटम के लिए वो भी उसने लिख दी। जब बड़ा आइटम होता है तो उसके अंदर 2 पार्ट बिड फॉलो किया जाता है। 2 पार्ट के अंदर क्या होता है कि पहले एक होती है टेक्निकल बिड, एक होती है फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड के अंदर क्या होता है, टेक्निकल बिड के अंदर वो बताता है कि भाई हमारी ये, हमने जैसे रिक्वायरमेंट रखी 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 1 करोड़ का कम से कम टर्नओवर होना चाहिए, 15 स्टाफ होना चाहिए, कम से कम 3 इंजीनियर होने चाहिए, तो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, वही लोग आ सकते हैं। तो पहले वो टेक्निकल बिड भरेगा, मतलब भरेगा तो दोनों साथ में, लेकिन पहले ओपन क्या करेंगे हम लोग, टेक्निकल बिड को, और देखेंगे भाई ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है या नहीं। पूरा कर रहा है इसका मतलब वो क्वालिफाइड है। ओके, क्वालिफाइड है मतलब उसको ओके कर दिया जाए। अब उसकी सेकंड पार्ट खुलेगी, कौन सी, फाइनेंशियल बिड। फिर उसके अंदर जो जो क्वालिफाई हुए उनमें से सबसे जिसकी लो रेट होगी या जो L1 होगा, लोवेस्ट वन होगा, उसको टेंडर दे दिया जाएगा, अवार्ड कर दिया जाएगा। ओके, अब सुनना बात, ये सारा कहाँ होगा, eProc पे होगा। साथ में इसको किस पे अपलोड करना है आपको, SPPP पे भी। जो टेंडर बिडर्स है वो कहाँ भरेंगे, इस eProc की वेबसाइट पे टेंडर को फिल करेंगे, इसको भरा जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है बात, आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको एक बार SPPP और eProc बताना चाहता हूँ। देखिए ये तो है बेसिकली आपका eProc, सॉरी ये है आपका eProc। देखिए टेंडर्स, यहाँ टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, क्लासिफिकेशन, ये देखिए सारे टेंडर चल रहे हैं यहाँ पे, ये काम है। अगर यहाँ आके आप सर्च करोगे बाय ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ आपको JDVNL मिल जाएगा। ओके,
दूसरी चीज़ SPPP का भी इसी तरह का पोर्टल होता है। साथ में कोई एक टेंडर का मैं डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ आपको कि टेंडर का डॉक्यूमेंट किस तरीके से होता है। देखें, ये मान लो एक टेंडर है JDVNL का TN 1532, तो ये इसमें डॉक्यूमेंट हो गए। देखिए ये जैसे NIT है, सबसे पहला दिख रहा है आपको, 9 मीटर PCC पोल, 200 kg का इतना लोड होना चाहिए। कितनी क्वांटिटी, 2.5 लाख क्वांटिटी चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 62 करोड़। बिड्स, टेंडर की कॉस्ट, मतलब एक टेंडर कॉस्ट होती है जो कागज हम पहले फिजिकल फॉर्म में होता था तो 2900 रुपये एक टेंडर कॉस्ट देनी और पड़ती है। ठीक है, ये बिड सिक्योरिटी से अलग है। यूँ कहें तो अब 3 फीस होगी, टेंडर कॉस्ट, बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। टेंडर कॉस्ट और बिड सिक्योरिटी तो पहले देनी पड़ती है टेंडर के साथ। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब देनी पड़ती है, जब टेंडर किसी को मिल गया तो उसको देनी पड़ती है। ये जो टेंडर कॉस्ट है ये नॉन रिफंडेबल होती है, बिड सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। ओके सर, समझ आ रहा है। फिर ये ई प्रोक्योरमेंट है, इस तरीके से वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। और क्या होता है टेंडर में, एक होता है इंस्ट्रक्शंस टू बिडर, ITB बोलते हैं जिसको, उसमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं बिडर्स को ई टेंडरिंग के लिए कि आपको इतने लिफाफे होने चाहिए, ये फीस है। जो अर्नेस्ट मनी किसको बोलते हैं, बिड सिक्योरिटी का ही दूसरा नाम है क्या, अर्नेस्ट मनी। कंफ्यूज मत होना, बिड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी एक ही है। पहले इसको अर्नेस्ट मनी बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, बिड की सिक्योरिटी। ओके, जिस पे अमेंडमेंट है हम डिस्कस करेंगे। चलिए, और टेंडर के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, जैसे पहला कवर 1 जो है उसमें EMD, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD का मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो बिड सिक्योरिटी दी है वो, प्लस जो टेंडर प्रोसेसिंग फीस, ये क्या होती है, मैं आपको फीस का पूरा ही स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक टेंडर में कितनी तरह की फीस होती है। सबसे पहली होती है टेंडर कॉस्ट, मतलब ये जो टेंडर के पहले कागज होते थे वो कॉस्ट है बेसिकली। अब तो ई टेंडरिंग है, लेकिन ये प्रथा ख़त्म नहीं हुई और ये 2950 रुपये की होती है, कहीं 3000 की होती है, नॉमिनल कॉस्ट होती है एकदम। ठीक है, इसके साथ होती है एक ई टेंडर प्रोसेसिंग फीस, मतलब अब सारे जो टेंडर है वो ई टेंडरिंग होती है, ई प्रॉक के माध्यम से, तो गवर्नमेंट इस साइट को मेंटेन करती है, तो 1000 रुपये वो लेती है प्रोसेसिंग के नाम पे। ठीक है, हर बिडर को जमा करवाना पड़ता है। एक तो ये हो गया, ये दोनों साथ में ही होती है, मतलब ये जब लोगे तभी आपको टेंडर का वो लिफाफा और सारा मिलेगा, तभी आप टेंडर भर सकते हो। फिर आपको दूसरी चीज़ भरनी है क्या, बिड सिक्योरिटी। इसको पहले बोलते थे अर्नेस्ट मनी, या क्या कह सकते हो, EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये होता है नॉर्मली 2% ऑफ टेंडर वैल्यू, जो टेंडर की वैल्यू है उसका 2% आपको ये जमा करवाना पड़ेगा। किसके साथ, टेंडर जमा करवाते वक्त। और अगर आपने ये नहीं करवाया तो आपका टेंडर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और मान लो आपने टेंडर भर दिया, ये क्यों होती है मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए होती है कि मान लो एक तो नहीं दिया तो सीधा रिजेक्ट हो गया, अब टेंडर भर दिया उसके बाद आपको टेंडर मिल गया, मान लो आप L1 आ गए, लोएस्ट 1 आ गए, और आपको टेंडर अवॉर्ड हो गया। अब आप मुकर गए कि हमें तो नहीं लेना, हम तो मजाक कर रहे थे, तो ये 2% आपका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। लेकिन आपको टेंडर मिला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब आपने उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो होती है 5% वो दे दिया आपने, तो आपको ये क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी 2%। ओके, तो ये दोनों तो लगते हैं टेंडर के साथ में। तीसरी चीज़ आती है फीस, कौन सी, एक होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये कब होता है, ये जिसको टेंडर मिला है, जो L1 है, जिसको टेंडर अवॉर्ड हुआ है, वो क्या करेगा, टेंडर उसको जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला, वो पहले एक तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, जिसमें डिटेल में शर्तें दे रखी होगी कि भाई ये डिलीवरी शेड्यूल रहेगा, हर महीने इतने पोल आपको देने, पेमेंट कैसे रिलीज होगा, 10वें दिन 20वें दिन, बिल लगाने के बाद कोई मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है, इंस्पेक्शन, उसका गारंटी पीरियड कितना होगा, ये सारी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5% या जितना भी अमाउंट हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ अमेंडमेंट है
तो ये दोनों उसको जमा करवानी पड़ती है। जैसे ये दोनों जमा करवाए, उसकी जो बिड सिक्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। आपका सवाल होगा सर जो बाकी अनसक्सेसफुल बिडर है, अनसक्सेसफुल का मतलब मान लो 10 बिडर आए, ऑर्डर तो इसको L1 को मिला, बाकी 9 लोगों को क्या बिड सिक्योरिटी वापस मिलेगी? तो उसको क्या कर दी जाएगी, 9 को रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि उनको तो टेंडर मिला ही नहीं। जब्त कब होगी, जब उसको टेंडर मिला और उसको लेने से मना कर दिया, तो ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। अब जब उसने पूरा ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 1 साल बाद सारा मटेरियल सप्लाई कर दिया, पेमेंट हो गया, तो उसकी ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी उसको क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। बात समझ आई, आ गई सर? ओके, अब सुनना बात ध्यान से। ये हुआ, इसके बाद टेंडर क्या होंगे, ओपन होंगे। नेक्स्ट स्टेज, टेंडर क्लोजिंग की डेट आएगी, टेंडर ओपन होगा। 2 पार्ट में हो सकते हैं, टेक्निकल बिड का टेंडर, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में जो क्वालिफाई होंगे, जो सफल होंगे, उनकी क्या ओपन की जाएगी, फाइनेंशियल बिड। फिर उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें L1 L2 जो कम ऊपर इस तरीके से सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। फिर जो L1 है, या तो कंपनी क्या कर सकती है, JDNL इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई रेट रीजनेबल है, स्वीकार कर लिया, या कंपनी को लगता है नहीं यार ये सब लोग तो मिले हुए, इन्होंने रेट 1000 की चीज़ को सबने मिलके 1500 और उससे ऊपर ही रेट कोट की है, तो वो क्या कर सकता है, नेगोशिएशन के लिए कॉल कर सकता है, भाव तोल करने के लिए बुला सकता है। नेगोशिएशन हमेशा ध्यान रखना किसके साथ होगा, L1 के साथ ही होगा। नेगोशिएशन ऑलवेज किसके साथ होगा, L1 के साथ, जो लोएस्ट वन है उसके साथ। लोएस्ट वन ने मना कर दिया कि हम तो साहब नहीं करते, जो 1500 दी फाइनल है, 1 रुपया भी कम ना करेंगे, नेगोशिएशन में ऐसा बोल दिया। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसके बाद L2 को कॉल कर सकते हो, किसके लिए, नेगोशिएशन के लिए। उसने भी मना कर दिया कि नहीं हम भी रेट कम नहीं करेंगे, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है डिस्कॉम के पास कि वो एक क्या कर सकता है, काउंटर ऑफर दे सकता है। क्या दे सकता है, काउंटर ऑफर। उसने कहा कि भाई हम वापस आपको काउंटर ऑफर दे रहे हैं, कितने का, 1400 रुपये का, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बात बन जाएगी। तो ये टेंडरिंग की पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर क्या है, जो बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, कोरोना काल चल रहा था इसलिए सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है बिडर्स के लिए, कि उनके पास पैसा तो है नहीं ज़्यादा, MSME फर्में होती है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो फर्में होती है, छोटे लेवल की, उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, इसलिए उनको राहत देने के लिए क्या किया गया है, ये काम किया गया। समझिएगा किस तरह की राहत दी है। देखिए, तो बिड सिक्योरिटी और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसको 31 दिसंबर 2021 तक के लिए, 31 दिसंबर 2031 तक के लिए कम कर दी गई है। तो पहले क्या थी और कम क्या की है, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो मैं इस चीज़ को आपको बताता हूँ। देखिए, पहले क्या थी और अब क्या कर दी गई है। सॉरी, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले तो रूल 42, 2 रूल बिल्कुल रटना है आपको। सबसे पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, RTPP यानी राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, भूलोगे नहीं, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब राजस्थान के अंदर जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, यानी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, मतलब प्रोक्योरमेंट यानी खरीद, उसके अंदर पारदर्शिता को लेके ये रूल्स है, 2013 के रूल्स है, और इसका एक्ट जो है वो कौन सा है, 2012 का। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 2 रूल है, कौन से, रूल 42, रूल 42, ओके, ठीक है। दूसरा है रूल 75, 2 रूल है, दोनों को ध्यान में रखना है। रूल 42 कौन सा है, बिड सिक्योरिटी। रूल 75 है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब इनके अंदर रेटें बताई गई है बिड सिक्योरिटी की और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की। तो बिड सिक्योरिटी के लिए तो ये किया है कि जो पहले जो रेट थी उसको हटा के अभी 0% कर दी गई है, कि आपको कोई बिड सिक्योरिटी नहीं देनी है, सिर्फ एक क्या देना है,
बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन देना है। क्या देना है? बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, मतलब एक 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको सिंपली डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं पैसे तो अभी 2% नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं कल को कोई डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मैं ये 2% या जो भी पैसा बताया गया इसके अंदर वो मैं देने के लिए बाध्य रहूँगा। मतलब आपको अभी कोई पैसा जमा नहीं करवाना है। ये कब तक के लिए है? 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। किसने दिया? राज्य सरकार ने एग्जम्पशन दिया बिड सिक्योरिटी से। जो पहले बिड सिक्योरिटी थी उसको हटा के अब क्या कर दिया है? 0%, यानी कुछ भी नहीं देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी जगह क्या देना है आपको? बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन देना है। क्या देना है? बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, मतलब एक एफिडेविट टाइप, एक स्टाम्प टाइप। अब पहले क्या थी रेट वो देखते हैं। ये देखिए रूल्स 42, पहले था इट शैल बी 2%, कितनी? 2%, किसकी? टेंडर वैल्यू की 2% बिड सिक्योरिटी थी। लेकिन राजस्थान के अंदर जो एमएसएमई फर्में होती है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल, जो छोटे साइज़ की फर्में होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए ये क्या था? एसएसआई जो होती है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके लिए आधा % था जो वो क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं, उसका जो वो क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो टोटल टेंडर्ड क्वांटिटी है 1000, ओके, 1000 टेंडर क्वांटिटी है, मतलब जो जेडीएनएल ने टेंडर निकाला। एक की एस्टिमेटेड कॉस्ट है कितनी? 100 रुपये, यानी कितने का टेंडर हुआ? टोटल 1 लाख का। अब अगर नॉर्मल बिडर है, नॉर्मल बिडर मतलब जो एसएसआई नहीं है, एमएसएमई नहीं है, नॉर्मल बिडर है, उसको कितनी बिड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? बताओ 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 बताओ। तो इसका 2%, यानी 2000 रुपये उसको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए बोला गया कितना? 0.5% देना है। ऑफ व्हाट? ऑफ क्वांटिटी ऑफर्ड। क्वांटिटी ऑफर्ड मतलब जो एसएसआई है, छोटी कंपनी है बेचारी, छोटी फर्म है, तो वो हो सकता है उसकी तो 1000 बनाने की कैपेसिटी नहीं हो। वो तो कह रहा है मैं तो 100 ही पोल बना सकता हूँ, 1000 तो मैं बना ही नहीं सकता। तो उसने क्वांटिटी ऑफर कितने की? 100। कितनी एस्टिमेटेड वैल्यू? 1 की 100, मतलब टोटल कितने की? 10,000 वैल्यू का ही उसने ऑफर किया है, वो इतना ही देना चाहता है। अब आप कहोगे क्या कम क्वांटिटी के लिए भी आप टेंडर कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है आप पूरा 1000 पोल के लिए ही टेंडर करो, कम क्वांटिटी के लिए भी आप कर सकते हो। अब इसका 10,000 का 0.5% उसको देना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए तो उसको पूरा 1000 के लिए उसने इसने भले 100 कोट किया हो, लेकिन इसको तो पूरा 1000 इंटू जो 100 रेट है 1 लाख का 2% देना पड़ेगा। लेकिन एसएसआई के लिए छूट है कि उसको टेंडर्ड क्वांटिटी की बजाय जो क्वांटिटी उसने ऑफर की है उसका 0.5% देना होगा। ओके ओके सर, समझ आ गया। तो रेट पहले क्या थी? 2% और आधा %। और एक होती है तीसरी सिक इंडस्ट्री। सिक मतलब बीमार इंडस्ट्री जो घाटे में चल रही है, तो उनके लिए भी छूट दी गई है। उनको कितना देना होता है? 1%। यानी पहले रेट क्या थी? 2%, 1% और आधा %। 2% किसके लिए? नॉर्मल कंपनी के लिए, 1% किसके लिए? सिक के लिए, और तीसरा आधा % किसके लिए? एसएसआई ऑफ राजस्थान। ये सिक इंडस्ट्री कौन से? जिनका केस चल रहा है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक बोर्ड होता है, एक ट्रिब्यूनल टाइप होता है जहां उनके केस चल रहे हैं पेंडिंग, तो उसको ये इतना ही देना होगा। ओके, दूसरा हम डिस्कस करते हैं किसका? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पहले कितनी थी और अब कितनी है। देखिए जरा, ये रही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। रूल 75 भूलोगे नहीं, किसका? RTPP, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो पहले जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती थी वो होती थी कितनी? देखें जरा, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शैल बी 5%। कितना? 5%। ओके, एज मे बी स्पेसिफाइड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट। या तो 5% या जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में बताया गया है वो, ठीक है। एंड ये किसके केस में? गुड्स एंड सर्विसेज के केस में। ओके, गुड्स और सर्विसेज का टेंडर है, गुड्स और सर्विसेज का, तो 5%। एंड 10% इन केस ऑफ वर्क ऑर्डर। और अगर वर्क्स का केस है, वर्क्स क्या होते हैं, गुड्स सर्विस क्या होते हैं? तो गुड्स सर्विस तो आप जानते हो, गुड्स यानी कोई सामान, सर्विस यानी कोई सेवा ले रहे हो। वर्क का मतलब होता है किसी तरह का काम करना, बाउंड्री लाइन खींचना, रोड बिछाना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना,
लाइन केबल बिछाना, ये सारे क्या है वर्क्स होते हैं जिसके अंदर गुड्स भी इन्वॉल्व होते हैं और सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। मतलब सामान तो वो लगा ही रहा है, ईंट पत्थर चूना डामर, प्लस उसकी लेबर भी लग रही है, सर्विस भी लगा रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्क्स। तो इसके केस में होता है 10%। ओके, फिर नेक्स्ट SSI है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो ये कितना होगा SSI के केस में 1%। और वही सिक इंडस्ट्री है जिनका केस BIFR में चल रहा है तो उसके केस में होगा 2%। कितना? 2%। ओके, ये क्या था? पहले था। अब कितना कर दिया? तो देखिए, अब कोरोना के ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2021 तक, कहाँ तक? 31 दिसंबर 2021 तक के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी होगी? देखिए, देखें जरा, 2.5%। मतलब जो 5 थी उसको कितना कर दिया? 2.5, और जो 10 थी उसको कितना कर दिया? 3%। और जो 1 थी SSI की उसको आधा कर दिया, और जो 2 थी उसको 1 कर दिया। ओके, बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई। चलिए इसको फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली अब फाइनली परसेंटेज क्या है? एक तरफ पहले लिखते हैं हम बिड सिक्योरिटी, रूल 42 ऑफ RTPP। बताएं, ओल्ड मतलब जो नॉर्मली क्या थी रेट, ओल्ड नहीं कहेंगे, नॉर्मली, और एक ये जो कोविड पीरियड है, कौन सा? अप टू 31/12/2021 तक के लिए। बताएं, पहले क्या थी? अगर नॉर्मल बिडर है, नॉर्मल बिडर का मतलब जो SSI नहीं है, कोई बड़ी कंपनी है, राजस्थान के बाहर की कंपनी है, तो उसको कितना देना होता था? 2% ऑफ टेंडर वैल्यू, जो टेंडर की टोटल वैल्यू उसका 2%। अगर SSI है मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कितना? 0.5% ऑफ टेंडर वैल्यू। नहीं, टेंडर वैल्यू नहीं, किसका? क्वांटिटी ऑफर्ड, जो उसने क्वांटिटी ऑफर की उसका। फिर सिक इंडस्ट्री है तो 1% ऑफ टेंडर वैल्यू। कोविड के दौरान कितनी होगी बताओ? तीनों हटा दी, सिर्फ क्या देना है इसकी जगह? बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन देना होगा, कितने के स्टाम्प पे? 50 रुपये के स्टाम्प पर। ओके, समझ आ गई। दूसरा प्रोविज़न हमने पढ़ा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कौन सा? रूल 75 ऑफ RTPP। ओल्ड क्या था? पहले क्या था? पहले था अगर नॉर्मल बिडर है और वो उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अवार्ड होता है, तो उसको देना पड़ेगा कितना? 5%। किस केस में? गुड्स और सर्विसेज के टेंडर में। और यही नॉर्मल अगर किसका टेंडर है? 10%। अगर किसका टेंडर है? वर्क्स का टेंडर है तो। ओके, अगर SSI है तो 1%, और अगर सिक इंडस्ट्री है तो 2%। ओके, तो देखिए वर्क्स और गुड्स में फ़र्क सिर्फ नॉर्मल के केस में। SSI और इसमें सब के लिए, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे वर्क्स हो, तीनों के लिए 1% और 2%। ओके, यहाँ सिर्फ एक फ़र्क है क्या? कि यहाँ अगर वर्क्स का केस है तो उसको 10% देना पड़ेगा। अब कोरोना के दौरान क्या कर दिया इसको? तो इसको सबको आधा कर दिया, यूँ कह दीजिए। 5 की बजाय क्या कर दिया? 2.5%। 10 का सीधा इन्होंने पहले 5 किया था, फिर 3% कर दिया। 1 का आधा % और 2 का 1%, 50% डिस्काउंट दे दिया सीधा। ओके, ठीक है सर, बात समझ आ गई ये तो। चलिए, बस मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको मेरे हिसाब से ये भी समझ आ गया कि एक टेंडर के अंदर किस किस तरह की फीस इन्वॉल्व होती है। एक चीज़ आती है कि टेंडर के अंदर कितने तरह के लिफाफे आते हैं, लिफाफे कितने इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ लिफाफे कितने होते हैं। पहला कवर नंबर 1, जिसके अंदर होता है क्या? फर्स्ट कवर के अंदर फीस की डिटेल होती है। कौन सी डिटेल? फीस की डिटेल्स। फीस की डिटेल कैसे सर, समझ नहीं आया। तो देखिए इस पहले लिफाफे में आप क्या करोगे? एक तो प्रूफ लगाओगे, किसका? जो टेंडर कॉस्ट आपने भरी, जो 2900 रुपये में बता रहा था ना, प्लस जो टेंडर प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 रुपये की जो होती है, जो टेंडर प्रोसेसिंग फ़ीस भरी, उसका प्रूफ। साथ में और क्या लगता है? बिड सिक्योरिटी जो जमा करवाई,
डीडी या बैंक गारंटी या जो भी, उसका प्रूफ, सॉरी, बिड सिक्योरिटी जो आपने डिपॉजिट करवाई उसकी डिटेल, ये होता है कवर 1, पहले नंबर का कवर। इसके अंदर ये 2 चीज़ें होती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं है सर। देखिए, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टेंडर के साथ लगती है क्या? नहीं, वो तो कब मिलेगी? जब टेंडर ओपन हो जाएगा। अगर इसको मिला टेंडर तो इसको बोला जाएगा कि भाई अब आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कीजिए, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। ये कवर 1 होता है। कवर 2 इसमें होती है कौन सी? टेक्निकल बिड। कौन सी बिड? टेक्निकल बिड। और कवर 3 इसमें होती है फाइनेंशियल बिड। ओके, हालांकि ये कवर वाला सिस्टम अब रहा नहीं। अब तो क्या होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है। तो ऑनलाइन भी इसको 3 पार्ट में होता है, 3 चरणों में होता है, तो हम इसको कवर ही बोलते हैं अभी भी। ठीक है, अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो एक चौथा कवर भी आ जाता। कौन सा? उसके अंदर ये तीनों डाल के बड़ा लिफाफा होता है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती। चलिए, तो ये एक टेंडरिंग का एक इम्पोर्टेंट था। अब मैं चाहता हूँ ये डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार क्विकली आरटीपीपी के रूल्स का एक ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए कौन कौन से रूल्स है जो आपको पढ़ने चाहिए, एक बार देखने चाहिए। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट कमेटीज, अलग अलग कमेटी होती है देखिए प्रोक्योरमेंट के लिए। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ना रिक्वायरमेंट, मैंने कहा रिक्वायरमेंट तय करनी पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट असेसमेंट के लिए होती है रिक्वायरमेंट अप्रूवल कमेटी। फिर जो स्पेसिफिकेशन तैयार होते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट, तो स्पेसिफिकेशन अप्रूवल कमेटी भी होती है। फिर टेंडर ओपनिंग की कमेटी एक अलग होती है जो टेंडर को ओपन करती है। आजकल हालांकि डिजिटल सिग्नेचर से होती है, तो कम से कम 2 ऑफिसर्स के क्या लगते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। ध्यान रखना उन 2 में से एक अकाउंट्स का पर्सन होना ज़रूरी है। देखिए जो अकाउंट्स होते हैं ना, हम लोग जो कॉमर्स वाले, इनका टेंडरिंग और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा महत्व है। इनका काम होता है चेक वेट का, ये कंट्रोल की तरह काम करते हैं। तो जहाँ भी ये टेंडर वाली प्रक्रिया होगी ना, हर जगह हर कमेटी में अकाउंट्स का एक सीनियर पर्सन ज़रूर होगा। अब जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो टेंडर ओपनिंग कमेटी होगा तो उसके अंदर एज ए अकाउंट ऑफिसर मेरा नाम होगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे अकाउंट्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसका होना ज़रूरी है। मेरा काम है कि मैं इंश्योर करूँ सारे रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ों की कंप्लायंस हो रही, बिड सिक्योरिटी प्रॉपर आई या नहीं। एक एक डीडी को हम चेक करते हैं, एक एक बैंक गारंटी को चेक करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ तो उसको पूरे एग्रीमेंट को रीड करना, फिर उसको अप्रूव करना, ये सारे काम फिजिकली एक्चुअली होते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो जमा करवाता है, फिर टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंड करता है, हम उसको नोटिस देते हैं कि भाई आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये कमेटीज़ होती है, टेंडर ओपनिंग कमेटी। फिर एक होती है बिड इवेल्युएशन कमेटी जो बिड को फिर इवेल्युएट करती है कि भाई टेक्निकल बिड में कौन कौन पास हुआ, फाइनेंशियल बिड में L1 कौन है, L2 कौन है, ये ठीक है। फिर ये पोर्टल हमने पढ़ लिया, SPPP मैंने अभी आपको बताया ही था, ई-प्रॉक का पोर्टल भी मैंने आपको बताया ही था। नीड प्लान बनाना, ये नंबरिंग सिस्टम, एक हर टेंडर का एक यूनिक नंबर होगा। जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया ना, ये TN 1532, तो एक सीक्वेंस चलेगा, ऐसे नहीं कुछ भी नंबर रख दिया। अब इसके अगला टेंडर जो होगा 1533 होगा, 1534 होगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर एक प्रोक्योरमेंट रजिस्टर मेंटेन करेगी हर ऑफिस। क्या होगा उसके अंदर कि जो जो टेंडर हो रहे हैं उन सब की डिटेल, किसको ऑर्डर दिया, कितने का ऑर्डर दिया। फिर बोली लगाने वाले प्रोक्योरमेंट के मेथड्स मैंने आपको बताए थे, उस वीडियो में अवेलेबल है। अब ध्यान रखना, ये जो हम जनरली पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ओपन टेंडर बोलते हैं, जिसमें सब लोग आ सकते हैं। इसके अलावा भी एक होता है जैसे सिंगल टेंडर, डायरेक्टली किसी से ले लिया, या लिमिटेड टेंडर 2-3 लोगों से ले लिया। तो ये सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, इनके अंदर ये बिड सिक्योरिटी और ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक अकेले से तो ले रहे हो, उससे क्या बिड सिक्योरिटी लेनी। लिमिटेड टेंडर 3 लोगों से ले रहे हो, अब जिनको आपने सेलेक्ट किया 3 लोगों को या जिनसे ले रहे हो, वहाँ बिड सिक्योरिटी और ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते। फिर ये अलग अलग मेथड दे रखे हैं देखिए, ठीक है, स्पॉट परचेज और ये रेट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था। फिर एक परचेज प्रेफरेंस, और ये देखिए 2-3 है। एक होता है ये वेंडर रजिस्ट्रेशन, कि आपने पहले से अपने अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट बना दी कि हम इन से सामान परचेज करेंगे। टेंडर के अंदर ही एक डाल दी कि भाई जो बिडर है वो हमारे पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, A कैटेगरी का होना चाहिए या B कैटेगरी का। इस तरीके से आप पहले से उनकी लिस्ट मेंटेन करके रख सकते हो। दूसरी चीज़ एक होता है रूल 32 जो बोलता है
कुछ आइटम है जो आपको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना है, मतलब बिना टेंडर के डायरेक्ट सीधा प्रोक्योरमेंट करना है। जैसे स्टील परचेज कर रहे हो तो आपको सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही परचेज करना है, फिर उसमें टेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है रूल 32 का, इसके एंड में दे रखी होगी, आप देखना। रूल 33 है क्या, परचेज और प्राइस प्रेफरेंस। ये कहता है जो राजस्थान की फर्में होती है एमएसएमई, मतलब राजस्थान की छोटी फर्में हैं, उनको आपको प्रेफरेंस देना है प्राइस में और परचेज में। जो भी माल ले रहे हो कम से कम 20% आपको एमएसएमई फर्मों से ही लेना पड़ेगा, ताकि छोटे उद्योगों को क्या मिले, बढ़ावा मिले। फिर ये सारे आपने देख लिए, हमने पढ़ लिया। बिड सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पहले कोई क्लेरिफिकेशन, ये आप सिर्फ हेडिंग देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट तैयार करना, सिंगल पार्ट और 2 पार्ट बिड। सिंगल पार्ट में तो एक में ही टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल होती है, इसमें 2 पार्ट में दोनों अलग अलग होते हैं। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, टाइम फ्रेम, ये ज़रूरी आप ध्यान रखना, इसको पढ़ना। रूल 42 पढ़ना भाइयों। टाइम फ्रेम दे रखी है कि कितने दिन में टेंडर ओपन होगा, कैसे होगा, ठीक है। फिर ये सेल ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने कहा ना, टेंडर कॉस्ट वो। फिर बिड की वैलिडिटी, तो इसमें बोला गया है कि बिड की वैलिडिटी आपको टेंडर में ही लिखनी पड़ेगी। भाई आज जो बोली लगा रहा है, मान लो आप में से किसी ने बोली लगाई टेंडर के लिए, अब मैं टेंडर करने वाले JDNL ने 1 साल तक कुछ नहीं किया, 1 साल बाद उसको टेंडर खोल के आपको बोला कि लीजिए हम आपके ऊपर ऑर्डर देते हैं। अब आप कहोगे ये तो रेट 1 साल पहले दी थी, आज मैं थोड़ी दे सकता हूँ। तो हर बिड की एक वैलिडिटी होती है, हर टेंडर के अंदर वैलिडिटी लिखी जाएगी। अधिकतम ये कितनी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन RTPP भी इसके ऊपर कहता है आपको अधिकतम 70 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये सारा दे रखा है। विड्रॉ नहीं कर सकते आप बिड लगाने के बाद, फिर ओपन होगी, फिर उसके प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा कि प्रॉपर सील साइन है या नहीं। फिर टेक्निकल बिड को टेबुलेशन किया जाएगा, उसको प्रॉपर लिस्ट में, मैंने कहा ना उस वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे यहाँ लिखेंगे टर्नओवर, यहाँ लिखेंगे एक्सपीरियंस, यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री की साइज़, फिर इधर देखेंगे ए लिमिटेड क्या टर्नओवर को पूरा कर रहा है, एक्सपीरियंस को पूरा कर रहा है, क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, इस तरीके से। फिर फाइनेंशियल बिड की टेबुलेशन होती है कि भाई किसने कितनी रेट दी, किसने कितनी रेट दी। इस तरीके से ये पूरा चलेगा। यहाँ जाके हमने नेगोशिएशन पढ़ा। कहीं अगर आपको लगता है कि कंपटीशन की कमी है, लैक ऑफ कंपटीशन, आपने 1 महीने के लिए रखा, 2-3 लोग ही आए या एक ही व्यक्ति आया, एक ही रेस्पॉन्सिव बिडर आया, तो आप क्या कर सकते हो, या तो चाहो तो टेंडर को एक्सटेंड कर सकते हो, दोबारा से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। फिर कर दिया, फिर भी आपको लग रहा है एक ही आया, कोई दूसरा आया ही नहीं, तो आप वहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करके भाई हमने इतना विज्ञापन किया, सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये अकेला ही आया है, फिर उसके बाद आप टेंडर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। फिर नेगोशिएशन मैंने आपको बताया। फिर नेगोशिएशन के बाद जो फाइनली होता है LOA जारी होता है। ये ध्यान से सुनना, LOA क्या होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या लेटर ऑफ अवॉर्ड। जैसे L1 बिडर जो आया उसके साथ नेगोशिएशन किया, एक रेट फाइनल हो गई, या नेगोशिएशन के पहले ही उसको अप्रूव कर दिया, जो L1 ने जो कोट किया एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये एक्सेप्टेंस हम उसको कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाता है कि आपकी रेट जो है, इस रेट को हम अप्रूव करते हैं और डिटेल में परचेज ऑर्डर हम आगे देंगे अगले 15 दिन के अंदर। जो डिटेल परचेज ऑर्डर होता है वो 50 पेज का 30 पेज का होता है, उसमें सारी शर्तें लिखी होती है। लेकिन उससे पहले क्या दिया जाता है, एक LOA दी जाती है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या लेटर ऑफ अवॉर्ड। ओके, इसके बाद क्या होगा, परचेज ऑर्डर दिया जाएगा जिसको बोलते हैं PO। ये देने के बाद 15 दिन में उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है, अनुबंध करना है, प्लस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवानी है। ओके, एक ये प्रोविज़न है रूल 73, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या टेंडर करने के बाद आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो टेंडर की? मान लो 1000 पोल के लिए टेंडर किया, टेंडर के बाद मान लो मेरा जो फेवरेट पर्सन था मिस्टर A, उसकी फर्म L1 आ गई, उसको ऑर्डर मिल गया। मैंने कहा अब क्या करते हैं, इसको 1000 को बढ़ा के 2000 कर देते हैं ताकि मेरे व्यक्ति को ज़्यादा काम मिले। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ को छोड़ के आप जो ओरिजिनल टेंडर है उसकी 50% तक एडिशनल ऑर्डर दे सकते हो। क्या दे सकते हो, एडिशनल ऑर्डर, मतलब अतिरिक्त ऑर्डर। जब वो पुराना वाला ख़त्म हो जाए तो आपको लगता है नए टेंडर में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसी बिडर को सेम रेट, सेम शर्तों पे, सेम पेमेंट पे 50% तक एडिशनल ऑर्डर
दे सकते हो। किसको? जिसको ओरिजिनल ऑर्डर मिला है, दूसरे को नहीं। मान लो 10 बिडर है, 9 रिजेक्ट हो गए, एक को मिला, उसी को आप क्या दोगे? एडिशनल ऑर्डर दे सकते हो। कितना? अधिकतम 50%। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी। और यहाँ जाके एक मैंने आपको बताया था अपील का दे रखा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ना कि अपील कैसे होती है। नॉर्मली ये सिस्टम होता है कि देखिए अपीलेट अथॉरिटी आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में ही बतानी पड़ती है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताना चाहूँ तो भी यहाँ मिल जाएगा। तो अपील का नॉर्मल सिस्टम होता है ना, जैसे देखिए कोई एग्रीव्ड पर्सन है, जैसे बिड कमेटी ने फैसला लिया, किसी को बाहर कर दिया टेक्निकल बिड से, ठीक है, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, उसका कहना है मैं तो क्वालिफाई हूँ, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ओके, उसके अगेंस्ट हायर अथॉरिटी को। चलिए अब इसके साथ ही मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अपने अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के अंदर बाकी तो चीज़ें वही नॉर्मल है। एक कॉस्टिंग के अंदर है बजट, कैपिटल और रेवेन्यू बजट। तो देखिए कैपिटल और रेवेन्यू बजट क्या होता है? कैपिटल बजट वो होता है जिससे कोई असेट या लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। रेवेन्यू बजट होता है डे टू डे जो खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका होता है। इनकम एक्सपेंसेस का बजट होता है। जैसे अगर मैं डिस्कॉम का ही एग्जांपल लूँगा, अगर कैपिटल बजट है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या होगा कि भाई जो नेक्स्ट ईयर है, अगला साल है, उसके दौरान कितने नए जीएसएस बनेंगे, कितनी नई लाइनें खींची जाएगी, कितने नए कनेक्शन दिए जाएंगे, ये सारे कैपिटल वर्क है, मतलब जिनसे कोई असेट जनरेट होगा, ये लॉन्ग टर्म डिस्कॉम को सर्व करेंगे। साथ में एक बजट बनेगा रेवेन्यू बजट, जिसके अंदर इनकम साइड में तो देखी जाएगी कि भाई बिजली बेच के कितनी इनकम आएगी, फिर खर्चों में आएगा सैलरी कितनी होगी स्टाफ की, नॉर्मल मेंटेनेंस कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये दो तरह के बजट होते हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो बजट बनते हैं। कैपिटल मतलब जहाँ किसी तरह का एसेट या लाइबिलिटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू बजट मतलब जो डे टू डे खर्चे होते हैं। आप जानते हो कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस। चलिए, ये मेरी कोशिश थी, बाकी टॉपिक सारे दे रखे हैं, एग्ज़ाम आपके सामने है, 7 दिन जी जान लगा दीजिए। एक सवाल है कि क्या इन टॉपिक के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना है? मेरे हिसाब से पढ़ने को कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से तो आपका मोटा मोटी सारा काम हो जाएगा 80-90%। 2-4 क्वेश्चन देखिए कहीं से भी बाहर से आ सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप उसके बजाय अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, अच्छे से कीजिए इसको, कहीं भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपली उसको कीजिए। आरटीपीपी मैंने बता दिया आपको, जो जो सेक्शन काम के हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है वापस। ये कुछ रूल्स जो मैंने बताए जैसे 42 और उससे पहले एक ये वाला मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये इन चीज़ों को देखना है। और बाकी देखिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और इन सब के कोर्सेज अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इस टाइम पे अगर आपको लगता है इनसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है, तो हम लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेहनत रंग लाएगी। दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। आपको एग्ज़ाम से संबंधित सारी अपडेट मिलेगी, सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, आने वाले सारे एग्ज़ाम्स की। थैंक यू वेरी मच।